5 अगस्त 2026 को धारा 370 हटे हुए 7 साल हो जाएंगे। इन 7 सालों में कश्मीर ने कई बदलाव देखे हैं। हाइब्रिड मिलिटेंसी का दौर चला। साउथ ऑफ पीर पंजाल में 20 साल बाद फिर से मिलिटेंट्स की एक्टिविटी देखी गई। टीआरएफ, पीएएफएफ जैसे शैडो ऑर्गेनाइजेशन बने। पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर को लेकर हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कितना कारगर रहा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्या अमन फिर से लौट पाएगा जिस तरीके से पहले था, सब समझेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आपका स्वागत है सुल्तान की डायरी के इस ताज़ा एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अगस्त 2019 को। 2 अगस्त 2019 वो दिन होता है जब पहली बार हम देखते हैं कि कश्मीर में, खासतौर पर वैली के इलाके में बड़े पैमाने पे डिप्लॉयमेंट शुरू होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, खासतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, बीएसएफ की। और उस समय ये कहा जाता है क्योंकि अमरनाथ की यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा को एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई जा रही है। और इस बीच में 4 अगस्त के आसपास तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी होती हैं उनके पास में सैटेलाइट फ़ोन पहुंच जाते हैं ताकि अगर कल को इंटरनेट बंद रहे तो सैटेलाइट फ़ोन पे कम्युनिकेशन हो। लेकिन अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि सुगबुगाहट शुरू हो जाती है 4 अगस्त के दिन की कुछ बड़ा होने वाला है, जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। और 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह एक तरीके से बम फोड़ देते हैं संसद में और कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35 ए, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, विशेष दर्जा देता था, उन दोनों आर्टिकल्स को, उन दोनों धाराओं को, उन दोनों प्रावधानों को एब्रोगेट किया जाता है, पूरी तरीके से हटाया जाता है, निरस्त किया जाता है। और इस पर तमाम बहस होती है और कहा जाता है कि हो सकता है कि इसके बाद में जम्मू कश्मीर में हालात और बिगड़ जाएँ, जनता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें और इसी के चलते जो है धारा 144 लगा दी जाती है वहाँ पर, जो अब BNS 163 है, मतलब अनलॉफुल असेंबली जो है वो बंद कर दी जाती है। 5 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे नहीं जुट सकते हैं। ये कानूनन तौर पे जो है 5 लोगों से ज़्यादा का जुटना जो है वो कानूनी रूप से अपराध बना दिया जाता है या उस पर निषेध कर दिया जाता है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तमाम सारी जो कम्युनिकेशन लाइंस जो है एक तरीके से जम्मू कश्मीर में कट जाती हैं। और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, उनको जो है डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। उसमें उमर अब्दुल्ला हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और उनकी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं उनको सबको और जो है हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है जम्मू कश्मीर में। और एक तरीके से उस समय ये डर जताया जाता है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ से और बिगड़ जाएं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारतीय सरकार को लेके जो है एक तरीके से डिसएसोसिएशन महसूस करना शुरू कर दें, एक तरीके से वो होपलेस महसूस करना शुरू कर दें, उनको ये लगे कि उनके जो है अधिकार वो छीन लिए गए हैं। लेकिन रिएक्शन जो आता है वो इससे उल्टा रिएक्शन आता है। जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे लोगों में एक बहुत सेक्शन ऐसा बड़ा होता है जम्मू कश्मीर में जो इस पूरे के पूरे बदलाव का स्वागत करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी जो है नई तोड़ के बना दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान रखा जाता है, लद्दाख में नहीं रखा जाता है। तो 2 टेरिटरी बन जाती हैं। लद्दाख भी लंबे समय से मांग कर रहा था कि हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि हम पहाड़ी राज्य हैं और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अलग तरीके की है, तो आप जम्मू कश्मीर की तरह हमको नहीं ट्रीट कर सकते। तो लद्दाख की भी मांग पूरी हो जाती है, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और इसके बाद में लगातार जो है वहाँ पे कई सेक्शन में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उस कदम का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरीके से इंडियन यूनियन के साथ में जम्मू कश्मीर का प्रॉपर इंटीग्रेशन जो है वो हो गया। जो 35 ए और 370 की जो एक बाड़बंदी की कर रखी थी जम्मू कश्मीर ने अपने चारों तरफ, वो बाड़बंदी टूटी है और इसके बाद में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ में बेहतर इंटीग्रेशन, बेहतर सामंजस्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये 2 तरीके की बातें आती हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि शायद जम्मू कश्मीर में इसके बाद में डिसएसोसिएशन की फीलिंग आए, एक तरीके से मोहभंग की स्थिति आ जाए भारतीय सरकार के प्रति। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत है। तो ये इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, 2 तरीके के वाद रखे जाते हैं। लेकिन हम कालांतर में देखते हैं, जैसे समय बीतता है, हम देखते हैं कि कोई बड़ा इसके ऊपर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ हो, कोई बड़ी नाराजगी जनता के बीच में दिखाई दी हो, ऐसा हमको बाद में नहीं दिखाई देता है। तो जो शुरुआती एजम्पशन था कि हो सकता है कि एक मोहभंग की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हो जाए और हालात वहाँ के बिगड़ जाएं क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है, तो वैसा हमको होते हुए नहीं दिखाई दिया। एक तरीके से केंद्र सरकार ने इस पूरे के पूरे एपिसोड को, 370 हटने को, 35 ए को हटाने को, इस पूरे एपिसोड को उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये हम अगर रैशनली बात करें, एक पत्रकार के तौर पे बात करें, तो इस बात को हमको मानना पड़ेगा। लेकिन इस समय होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। आपको एक थोड़ी सी इसमें एक बैकग्राउंड आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि
19 की फरवरी में पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती है, तो एक गर्मा गर्मी का माहौल भी उसी समय होता है। फिर नई सरकार चुन के आती है और पहले ही मानसून सेशन में गृह मंत्री अमित शाह ये काम कर देते हैं, वो 370 हटा देते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के इस पस मंजर को समझे बिना जो है आप उस समय की स्थिति नहीं समझ पाते। तो इसके बाद में होता यह है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके के, और फिर उसके बाद में कोविड आ जाता है। कोविड आने के बाद में लंबे समय तक जो है क्योंकि सिविलियन मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है, तो हमको कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होती चली जाती हैं, और सामान्य होते होते इतनी सामान्य होती हैं कि 2024 के अक्टूबर में वहाँ पे चुनाव हो जाता है और बाकायदा विधानसभा चुनी जाती है। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनते हैं जम्मू कश्मीर के। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे रिटर्न होती है और एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो फंक्शन करने लग जाता है। तो ये हम अगर 370 हटाने की बात करें तो पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या चल रहा था ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो। दूसरी तरफ क्या होता है मिलिटेंसी के लेवल पे, मिलिटेंसी के लेवल पे जो वहाँ पे आतंकवाद जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे क्या सीन था उसको समझाने के लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 29 अक्टूबर 2019 को एक घटना होती है, कतरासू गांव है कुलगाम में। वहाँ पे मुर्शिदाबाद बंगाल के रहने वाले 6 मजदूर वहाँ पे रह रहे थे, एक मकान किराए पे लेके, और अचानक से 7-8 बजे शाम को वहाँ पे कुछ मिलिटेंट आते हैं, उनको एक लाइन में खड़ा करते हैं और गोलियों से उनको भून देते हैं। उसमें से 5 जो मजदूर हैं मुर्शिदाबाद के, वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। एक घायल होता है जो कि अगले दिन 30 तारीख को जो है 30 अक्टूबर को वो दम तोड़ देता है। और ये घटना होती है, इसमें जो मारे जाने वाले जो मजदूर थे उनका नाम है मुरसलीम शेख, मोहम्मद रफ़ीक, नईमुद्दीन, रफ़ीकुल, कमरुद्दीन। और ये जो 5 लोग हैं ये ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, जबकि जहरुद्दीन जो है वो अगले दिन उनकी मौत होती है आतंकवादियों की गोली से। और यहाँ से समझ में आता है कि क्योंकि बार बार जैसे ही 370 और 35A जब हटाया जा रहा था, उस समय भी हम लोग देख रहे थे कि जैश ए मोहम्मद या ISI की तरफ से क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। उस समय लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप में डेमोग्राफी चेंज की इसराइल ने, उसी तरीके वही प्लान जो है इंडिया बना रहा है और इंडिया की सरकार बना रही है, और कश्मीर कश्मीरियों का नहीं रहेगा, वहाँ पे बाहर से आके लोग बसेंगे और उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। और इस तरीके की तमाम किस्म की बातें लगातार कही जा रही थी, लगातार इस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। और इसको काउंटर करने के लिए ये जो पहला हमला है, जो कि प्रवासी मजदूरों पर पहली बार ये हमला होता है, और यहाँ से हम देखते हैं कि लगातार जो है प्रवासी मजदूरों को टारगेट बनाया जाना शुरू होता है। और इसमें 2019 में 2 ऐसे बड़े अटैक होते हैं, जिसमें एक में 6 लोग जो है वो जाँ बहक होते हैं, उनकी जान जाती है, और एक और अटैक होता है जिसमें एक और प्रवासी मजदूर जो है उसकी जान चली जाती है। तो कुल 7 लोग जो हैं, 7 लोगों का इंतकाल जो है इस आतंकवादी हमले में हो जाता है, मारे जाते हैं। 2020 में क्योंकि कोविड का साल था तो कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता है। 2021 में 4 अटैक होते हैं, अक्टूबर में होते हैं। चारों अटैक में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। 2022 में 6 अटैक होते हैं, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। 2023 में 3 बड़े अटैक होते हैं, जिसमें ज़्यादातर अब 2023 के आसपास देखेंगे कि आतंकवादी जो टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो दरअसल मतलब इंसिडेंट 3 हुए, लेकिन उसमें एक आदमी ही जो है वो मारा गया, बाकियों में लोग ज़्यादातर घायल हुए लेकिन बचा लिए गए। और 2024 में 3 अटैक होते हैं, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अटैक जो है वो जेडमोर टनल का होता है गगनगीर में, जिसमें 6 बिहारी जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो और एक डॉक्टर, कुल मिला के 7 लोगों की मौत होती है। तो एक आप पैटर्न देखेंगे कि एक तरफ जो है लगातार इस तरीके से अटैक किए जा रहे थे, टारगेटेड अटैक किए जा रहे थे प्रवासियों के ऊपर। दूसरी तरफ है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी का दौर शुरू होता है। हाइब्रिड मिलिटेंसी का दौर सही मायने में शुरू, अगर पहली घटना अगर उसको पकड़ेंगे आप, तो 30 अक्टूबर 2020 के दिन कुलगांव में बीजेपी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है। 3 वर्कर जो है मारे जाते हैं, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा का जो महासचिव है लोकल, वो मारा जाता है। और इस को ये कहा जाता है कि अब जो है टारगेटेड किलिंग करवा के एक तरीके से जो मिलिटेंसी का परंपरागत स्वरूप है, उसके बजाय कि मिलिटेंट आ रहे हैं बाहर से और वो एक तरीके से गुरिल्ला फाइट कर रहे हैं या जंगलों में रह रहे हैं और अचानक से आके हमला कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। दरअसल सिविलियन जो वहाँ पे रह रहे थे, उन्हीं में से कुछ के पास में बंदूक पहुँचा के टारगेटेड किलिंग करवा के अब उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा कि ISI ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जिनका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर पूरी भीड़ में आपको एक आदमी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको ढूंढना, फिर उसको मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको इंट्रोगेट करना, ये बहुत लंबा और मुश्किल काम हो जाता था।
तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि हाइब्रिड मिलिटेंसी ने बहुत परेशान किया। 2019 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में 118 सिविलियन जो है वो मारे गए इसी टारगेटेड किलिंग में, जिसको आप कह लीजिए स्लीपर सेल था, जिसको कश्मीर में कहा गया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी थी। हाइब्रिड मिलिटेंसी काम कैसे कर रही थी कि ज़्यादातर जो ऐसे लड़के हैं जो कि जिनकी जहनसाजी हो रखी है, जिनका ब्रेन वॉश हो रखा है, जो इस तरीके के तमाम जो आतंकी संगठन उनसे सिंपैथी रखते हैं, उनसे उनके साथ में जिनका राब्ता है, तो ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई करके 20, 21, 22 साल के उनको किसी तरीके से एक पिस्टल पकड़ा दी या एक ग्रेनेड पकड़ा दिया, फिर उनको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे दी कि किस तरीके से पिस्टल यूज़ करनी है, किस तरीके से ग्रेनेड यूज़ करना, फिर उनको एक टारगेट दे दिया जाता है, वो मुंह बांध के जाते, उस टारगेट के ऊपर गोली दाग देते या ग्रेनेड फेंक देते और वहाँ से गायब हो जाते और फिर उसी पॉपुलेशन में मर्ज हो जाते। तो ये बहुत दिक्कत की स्थिति बन गई थी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि इस मिलिटेंसी को कैसे टैकल किया जाए। फिर धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पूरे के पूरे मिलिटेंसी के ऊपर काबू पाया। 1-2 साल लगे उसमें और तमाम तरीके से स्क्रूटनिंग हुई, लोगों के फेसबुक अकाउंट्स वगैरह देखे गए, वो किस तरीके का रुझान रखते हैं, तमाम किस्म की ऑनलाइन साइबर स्क्रूटनिंग करके लोगों को आइडेंटिफाई करके और फिर उनको जो है पकड़ा गया और इस तरीके से हाइब्रिड मिलिटेंसी के ऊपर एक तरीके से रोकथाम करनी शुरू की। लेकिन इस बीच में आईएसआई ने एक बहुत जिसको मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन पैंतरा जो है वो ये चला कि जो साउथ ऑफ, अब आप जम्मू को जब समझेंगे, जम्मू और कश्मीर को, तो एक जगह पड़ती है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का जो साउथ का इलाका जिसको हम सामान्य तौर पे जम्मू डिवीजन कह देते हैं, वहाँ पे एक 2003-04 के आसपास एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सर्व विनाश। उस ऑपरेशन के बाद में मिलिटेंसी लगभग वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी खत्म हो गई, जिसमें ये आपका इलाका है, डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, जम्मू का रीजन है, राजौरी पुंछ वाला इलाका है। तो इस इलाके में लगभग मिलिटेंसी जो है, नाम मात्र की भी मिलिटेंसी नहीं बची थी, लगभग वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो गया था। और वैसी स्थिति में वहाँ पे हमारा जो लोकल जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था वो भी धीरे धीरे, क्योंकि 1-2 दशक का टाइम बीत गया था, तो लोकल इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी भी उतनी अपगार्ड नहीं थी कि मतलब क्योंकि इंसिडेंट थे नहीं बहुत, तो ज़्यादातर जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में जो पोस्ट हैं वहाँ पे फौज की एक्टिविटी थी, लेकिन उसके अलावा एंटी मिलिटेंसी या एंटी आतंकवाद की जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने, आईएसआई ने बहुत रणनीतिक तौर पे क्या किया कि जो जम्मू का डिवीजन है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू की, बिल्कुल कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड के टाइम में हर आदमी जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहा था, फोर्सेज भी उसी तरीके से, हालांकि फोर्सेज ने अपना काम डील नहीं दी थी, लेकिन वो गैप्स इतने थे कि आराम से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो जा रहा था। और यहाँ पे जो नए मिलिटेंट आए, ये मिलिटेंट बहुत अलग तरीके से थे। अच्छा, इस बीच में 2019 में जब जैसे ही धारा 370 हटी, तो फिर पाकिस्तान में आईएसआई को ये समझ में आ गया कि जो परंपरागत उसके जो संगठन है, जो प्रॉक्सी वॉर उसके लिए करते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तो ये एक तरीके से इस्लामिक आतंकी संगठनों में फॉल करते हैं। उनके नाम जो हैं वो इस्लामिक हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी इस्लामिक है, और इस्लामिक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लेके दुनिया भर में बहुत सिंपैथी है नहीं, उनको शक की निगाहों से देखा जाता है और बहुत नेगेटिव इमेज है। तो इस नेगेटिव इमेज से बचने के लिए उन्होंने 3 संगठन नए खड़े किए, जिनमें से पहला संगठन था टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर ए तैयबा का मेनली लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट था, एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि काम करता था, जिसका एओआर माना जाता था कि कश्मीर, एओआर मतलब एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो था कश्मीर वैली का इलाका। दूसरा संगठन है पीएएफएफ, जो कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, ये एंटी फासिस्ट फ्रंट, माफ़ कीजिएगा। तो पीएएफएफ जो है वो मुख्य तौर पे काम करता था जम्मू का जो रीजन है वहाँ पे, और लेकिन ये भी मतलब इसमें भी मिक्स किस्म के लोग थे, कुछ जैश ए मोहम्मद के थे, कुछ लश्कर ए तैयबा के थे, और हिजबुल मुजाहिदीन, जिसको ये माना जाता है कि वो कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स का संगठन है। उसमें ज़्यादातर भर्ती जो है कश्मीरी नौजवानों की होती है मिलिटेंट के तौर पे, चाहे वो इस तरफ के कश्मीरी हों, चाहे बॉर्डर पार में जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वहाँ के लड़के थे। तो हिजबुल मुजाहिदीन जो है उसको धीरे धीरे जो है आईएसआई ने साइडलाइन कर दिया, और पीएएफएफ जो है ये नया संगठन खड़ा किया, जिसमें ज़्यादातर जम्मू का इलाका और कश्मीर का जो इलाका है उसमें टीआरएफ, और जम्मू के इलाके में कुछ जगहों पे पीएफएफ भी और कुछ जगहों पे टीआरएफ भी, इस तरीके से मुख्य तौर पे काम चल रहा था। उस बीच में एक और नया संगठन जो है इन्होंने फ्लॉट किया था बीच में, कश्मीर टाइगर केटी करके। उन्होंने भी, उनका भी मेन जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो साउथ ऑफ पीर पंजाल कहा जा रहा था, मतलब जम्मू का जो इलाका है वहाँ पे केटी जो है ज़्यादा सक्रिय था। लेकिन ये सिर्फ नाम भर थे, बुनियादी तौर पर जो असल जो रिंग लीडर थे वो जैश ए मोहम्मद ही था, और
आपका लश्कर-ए-तैयबा, यही जो संगठन थे वही पूरा का पूरा ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे पाकिस्तान के बिहाफ पे, आईएसआई के बिहाफ पे। तो हुआ क्या कि जब हम ये जो हाइब्रिड मिलिटेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस उलझी हुई थी, तो इस बीच में एक घटना होती है, वो घटना होती है आपके एक जगह पड़ती है भट्टी दूरियां। और यहाँ पे आपको एक घटना मैं बताता हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि पहला जो इंसिडेंट जो है वो 11 अक्टूबर 2021 को सूरनकोट और भट्टी दूरियांग में फौज पे हमला होता है, एम्बुश होते हैं। तीन अलग अलग जगहों पे एम्बुश होते हैं। इसमें 9 जवान जो हैं हमारे वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी नया संगठन लेता है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स। ये पहली बार पीएफएफ ने किसी घटना की जिम्मेदारी ली थी कश्मीर में। ये अक्टूबर 2021 की बात है। तो अक्टूबर 2021 में लगभग हमको समझ में आ जाता है कि जो है अब जो साउथ ऑफ पीर पंजाल का इलाका है, जो जम्मू का जो डिवीजन है, वहाँ पर मिलिटेंसी फिर से दिखनी शुरू हो गई है। और 2022-23 में फिर सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं वहाँ पे। और चाहे वो राजौरी में हो, डेरा की गली का इलाका हो, वहाँ पे सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं। फिर कोकरनाग में कुछ अटैक होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे किश्तवाड़ में कुछ ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप राजौरी के आसपास हैं, कुछ डोडा वाले इलाके में हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है रईसी में अटैक होता है, सॉरी माफ़ कीजिए, रियासी में अटैक होता है। तो कई जगहों पर लगातार अटैक होते हैं। और यहाँ पे ये जो मिलिटेंट नए आते हैं, जो खासतौर पे साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो मिलिटेंट, इस बीच में कश्मीर वैली में जो मिलिटेंसी जो लगातार जिस तरीके का आतंकवादी गतिविधियां जो ट्रेडिशनली होती थी वो लगभग शांत है, आप गौर कीजिए। और इस समय जो इलाका जो 2021 से लेकर 2023-24 तक जो गर्म है, वो इलाका है साउथ ऑफ पीर पंजाल का, जो मतलब जम्मू डिवीजन में ज़्यादा एक्टिविटी आपको होते हुए देखने को मिलेगी इन 3 सालों में। और कश्मीर वैली में बहुत कोई बड़ी वारदात नहीं हो रही है। इस बीच में हो रहे थे छोटे मोटे हमले। सोनमर्ग में एक हमला हुआ जहाँ पे राजरेफ का एक कॉन्वॉय था, उसके ऊपर हमला किया गया। तो इस तरीके के छोटे मोटे अटैक हो रहे थे, लेकिन कोई बड़ा हमला जो है वो नहीं आपको होता हुआ दिखाई देगा 2021 से लेकर 2024 तक। इस बीच में ज़्यादा जो फोकस था वो जम्मू सेक्टर में ही था, साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो रीजन है वहीं पर जो है ज़्यादा एक्टिविटी। और इन मिलिटेंट्स के साथ में एक खास बात थी, आपको पता होगा कि 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया था तो उसका बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो अफगानिस्तान में रह गए थे। और ये आर्म्स एंड एम्युनिशन फिर ब्लैक मार्केट और जो स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए तमाम जो इस तरीके के आतंकवादी संगठन है उन तक पहुंचे। तो इन आतंकी आ रहे थे जम्मू सेक्टर में, जम्मू डिवीजन में, उनके पास में वो अमेरिकन के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, सारे वेपन्स जो है उनके पास में थे। चाहे वो नाइट विजन डिवाइसेस हों, चाहे थर्मल डिवाइसेस हो, और उसके अलावा उनके पास में M4 कार्बाइन राइफल्स थी, जो कि बहुत बढ़िया मतलब राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स मानी जाती हैं। उसके अलावा तमाम गियर्स जो है उनके पास में थे। पहले जो सामान्य तौर पे मिलिटेंट आते थे जो कि डेरा वेपन रखते थे, डेरा आदम खेल वगैरह के जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड AK-47 वगैरह होती थी वो रखते थे। बहुत अच्छे वेपन, अच्छी क्वालिटी के वेपन भी उनके पास में नहीं होते थे। पिस्टल होती थी जो कि स्टार मार्क का पिस्टल बोली जाती है। बहुत सामान्य तौर पर एक मिलिटेंट के पास में वही पिस्टल जो है बार बार आपको पकड़ती, लोकली मेड जो पाकिस्तान में एक तरीके से खुले बाजार चलते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो वेपन मैन्युफैक्चर होते थे वो वेपन होते थे। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके आए थे, अच्छी उनकी ट्रेनिंग थी, मतलब सिखलाई बहुत अच्छी थी, गुरिल्ला वॉरफेयर में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उसके अलावा उनके पास में एक ऐप था जिसको कहा जाता है एल्पाइन ऐप, तो उसका ऑफलाइन वर्जन उनके पास में इंस्टॉल था। और ये एल्पाइन ऐप जो है वो शुरुआत हुई थी जैसे जो हाइकर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, तो उनको रास्ता समझ में आता रहे, रिज कहाँ पर है, कहाँ से निकला जा सकता है, पानी कहाँ पर है, तो उनके लिए एल्पाइन ऐप जो है बनी थी शुरुआत में। लेकिन उसको जो है इस्तेमाल किया वहाँ पे आतंकवादियों ने रास्ता ढूंढने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल जो कांटेक्ट था उसको पूरी तरीके से काट दिया। अब लोकल कांटेक्ट कटने की वजह से क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस ग्रिड थी उसमें जो हमारे पास में सूचनाएं आती थी, सामान्य तौर पर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस आती थी, जो आदमी उनके ला के सूचना देते थे, जिसको ह्यूमन कहा जाता है सामान्य तौर पे, तो ह्यूमन जो आती थी वो आना बंद हो गई। उसका रीज़न ये था क्योंकि लोकल कांटेक्ट कर ही नहीं रहे थे। ये जो मिलिटेंट बाहर से आए थे ये लोकल से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। इनका खाना पीना जो है अपने पास में लेके आ रहे थे। कई जगहों पे इन्होंने ऐसा किया कि जब इनके पास में खाना पीना नहीं है तो रात को अचानक से गए, किसी दुकान का शटर तोड़ के वहाँ से खाना ले लिया, वहाँ एक डब्बे में पैसे डाल के चले गए। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन कर रहे थे। लोकल कॉन्टैक्ट इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर रखा था। और फिर इनके पास में जो डिवाइसेस थे वो अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस थे, चाइनीज़ मेड थे, जिनको हम इंटरसेप्ट करने में हमको बहुत समय लग गया, उनकी लोकेशन इंटरसेप्ट करने पे। और तो वो जो बात कर रहे हैं अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे थे, तो उसका इंक्रिप्शन इतना तगड़ा होता था कि उसको डिक्रिप्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ये कई सारी रणनीतियां, एक तरफ से उन्होंने कम्युनिकेशन की रणनीति बदली, दूसरा उन्होंने लड़ने की रणनीति बदली, तीसरा उनके पास में वेपन बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, चौथा उनका लोकल कॉन्टैक्ट नहीं था। और इस रणनीति ने क्या किया, एक ऐसा उनके आजू बाजू एक ऐसा घेरा बना दिया जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी। बहुत जगह पे अम्बुश होते थे, बहुत सारी जगहों पे हम उनको घेरते भी थे, लेकिन हमको शुरुआती दौर में उनके खिलाफ बहुत सफलताएं नहीं मिल रही थी। हालांकि बाद के दौर में जब वहाँ पे आर्मी ने अपना पूरा बिल्डअप किया और पूरी तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स, वहाँ पे पैरा एसएफ जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं वो, और उसके अलावा सीआरपीएफ ने, सब ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर जब वहाँ पे ऑपरेशंस चलाए, कई जगहों पे कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए, उसके बाद में अभी स्थिति ये है कि ये जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे मिलिटेंसी लगभग कंट्रोल में है। बहुत मतलब 1-2 ग्रुप कहा जा रहा है कि बचे हैं, बहुत वहाँ पे अब प्रेजेंस नहीं बची है। तो ये पूरा का पूरा जम्मू सेक्टर जो है इसको क्लियर करने में हमको लगभग 2021 से आप समझ लीजिए 2026 लगभग 5 साल का वक्त लग गया। तो इस बीच में हुआ क्या कि पिछले साल हमने देखा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो 2025 के आसपास वापस से आतंकवादियों ने अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू किया है कश्मीर वैली की तरफ। और कश्मीर वैली में जो बेरसन घाटी की घटना हुई, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसने एक तरीके से नया डेटरेंस सेट कर दिया कि अगर अब आतंकवादी हमला होगा तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। ये भारतीय सरकार की एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। एक तरीके से हमने ये कह दिया है कि अगर अब कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो हम फिर जो है हम फ्री है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो ये हमने जब क्लियर किया तो उसके बाद में साल भर हम देखेंगे कि कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है। तो ये मिलिटेंसी में अब जो है, अब मैं क्यों इस पूरी की पूरी कहानी को आपको सुना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अभी की जो रिसेंटली जो 2 घटनाएं हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 2 फिर से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमको ऐसा याद दिलाती हैं कि हाइब्रिड मिलिटेंसी वापस से हो सकता है रिटर्न हो। तो ये घटनाएं हमको समझना बहुत जरूरी है। पहली घटना 29 जुलाई की है, अनंतनाग की। वहाँ पे हेड कांस्टेबल हैं आसिक हुसैन कुरैशी, उनको टारगेटेड किलिंग में उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके ऊपर कायराना आतंकवादी हमला होता है। और 30 जुलाई को शुक्रवार को कुलगाम में दीपक रात्रे और उनके साथी भूपेंद्र के ऊपर जो है टारगेटेड किलिंग होती है। ये प्रवासी मजदूर हैं और इनको जो है कायराना आतंकवादी हमले में मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में अब देखेंगे आप कि लगातार जो है वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरीके से एक्टिव है, एम्बुश चल रहे हैं, कॉर्डन हो रहे हैं, इलाकों में सर्च किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार भी, कश्मीर की गवर्नमेंट भी और हमारा सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ये समझता है कि अगर इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आगे बढ़ेंगी तो इसमें फिर बड़े आतंकी अटैक के लिए जगह बनती है। दरअसल क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो एक डिटरेंस खड़ा हुआ था, जो एक तरीके से रोकथाम लगी थी, जो एक तरीके से डर पैदा किया गया था पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के अंदर, कि अगर ऐसी घटना आपने की तो फिर सिंदूर 2.0 भी हो सकता है और इस बार जो है पिछले से बड़े लेवल पे होगा। और लगातार अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद में, या एक जो उस पर पॉज लगाया गया है उसके बाद में लगातार आपको दिखेगा कि सेना लगातार एक्टिव है। वो अपने आप को एडवांस बना रही है, नए हथियार डेवलप कर रही है, नए तरीके के फॉर्मेशंस बना रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से भारतीय आर्मी में, भारतीय वायुसेना में, भारतीय नौसेना में चल रही हैं। तो हम जो है एक जो वॉर रेडीनेस है, जो एक तरीके से बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में हम युद्ध की जो तैयारी है उसके लिए भारतीय जो तीनों सशस्त्र बल हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये आपको लगातार देखने को मिलेगा पिछले 1-1.5 साल में। हाँ, तो फिर अब इन घटनाओं को, जो 2 अभी टारगेटेड किलिंग हुई है अनंतनाग में और कुलगाम में, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं? तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मेरा एनालिसिस है, कि एक तरीके से वाटर टेस्टिंग है, एक तरीके से एक पानी नापा जा रहा है कि पानी कितना गहरा है। क्योंकि इस तरह शुरुआत में जो छोटे आतंकवादी हमले हैं उसमें वो ये देखने की कोशिश करेंगे या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कैसे रिटेलिएट करती हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती हैं, और उसके बाद में ये तय हुआ कि आगे क्या बड़ा हमला किया जा सकता है या नहीं। ये अगर मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह बात करूं एक तरीके से, तो मेरे को ये समझ में आता है कि इस रणनीति के तहत ये हमले हो रहे हैं, जिसमें टारगेटेड किलिंग जो है प्रवासी मजदूरों की, क्योंकि लगातार 2019 से एक सिलसिला प्रवासी मजदूरों के खिलाफ वहाँ पे चला है टारगेटेड किलिंग का, तो उसको रिपीट करने की कोशिश, एक जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनको
टारगेटेड किलिंग में जो मारा गया है वो पूरा का पूरा घटनाक्रम, इस अगर हम इस नज़रिए से देखें तो हमको चीज़ें और ज़्यादा बड़े परिप्रेक्ष्य में समझ में आएंगी। तो ये तो हुई राजनीतिक और मिलिटेंसी की बात कि आतंकवाद के मोर्चे पे वहाँ पे क्या चल रहा था और राजनीतिक मोर्चे पे क्या चल रहा था, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस एक समय के लिए रुका फिर वापस से लौटा। और दूसरी तरफ हाइब्रिड मिलिटेंसी, फिर साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो मिलिटेंसी शुरू हुई उसका क्या, और आगे अभी जो है नए संकेत क्या हमको दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई। अब लेकिन एक और बदलाव की हमको बात करनी पड़ेगी जो कि एक सुखद बदलाव है जम्मू कश्मीर में पिछले 7 सालों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 40 वर्षों से लगातार मिलिटेंसी चल रही थी। जम्मू कश्मीर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत हाशिए पे था और पिछले 7 सालों में हमने ये देखा कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। और जहाँ पे सरकार काम कर रही है अगर उसकी आप उसको अगर बताएं तो वो गलत नहीं है। एक पत्रकार का काम है कि जो बेहतर काम भी हुआ है उसको भी हम आपके सामने रखें। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि मैं कई बार जम्मू कश्मीर गया हूँ, तो पहले ये होता था कि श्रीनगर से आपको जम्मू जाने में पूरा एक दिन खराब हो जाता था क्योंकि सड़कें दुरुस्त नहीं थी और बीच में रास्ता बहुत घुमावदार था। लेकिन इस बीच में जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले जो हाईवे है वो बहुत बेहतर हुआ है, उससे लोगों का काफ़ी समय बचा है। 5-6 घंटे की जर्नी आप ये समझिए बच गई है। तो अगर आप सही समय पे श्रीनगर से रवाना हो तो आप जम्मू जाके एक दिन में वापस आ सकते हैं। तो ये स्थिति अभी है, बेहतरीन सड़कें हुई हैं, इसको मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर में वो सुधरा है। दूसरा, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। वंदे भारत श्रीनगर जाने लगी है, उसके अलावा जम्मू के लिए एक वंदे भारत है। तो आपको रेल से कनेक्टिविटी जो है वो दिखेगी। एक बड़ा भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज बनाया जाए इतनी हाइट पे, वो बना, तैयार हुआ और उसके ऊपर अब ट्रेन भी हमको दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी हैं जम्मू जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे। तो एक तरीके से शेष भारत के साथ में जम्मू और कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से और ये एक हमको जो है ये प्रयास जो है वो सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधरा है। पहले क्या था कि धारा 370 होने की वजह से हेल्थ जो है वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता था, तो कई सारी भारत सरकार की योजनाएं वहाँ पे नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब जो है 370 हटने के बाद में वो योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू कर रखी हैं शेष भारत में, वो जम्मू कश्मीर में भी जस की तस लागू हो रही हैं। और हेल्थ सेक्टर में चाहे आयुष्मान भारत जैसी योजना हो या यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसी योजनाएं जो हैं वो बेहतर हुई हैं। एक एम्स भी खुला है सांबा में जो कि काम कर रहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे सुधर रहा है जम्मू कश्मीर का। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में चेंज आया है। एगमट जो काडर बना है जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग से रखा गया है। पहले क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती थी जम्मू कश्मीर का काडर अलग होता था, लेकिन अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने की वजह से एगमट का जो काडर है वहाँ से ऑफिसर्स जा रहे हैं और वो ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये जो है उससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रेमवर्क है उसको भी थोड़ा बेहतर किया है जम्मू कश्मीर में। तो ये कई सारी चीज़ें थी क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा फ्रेमवर्क था उसमें काफ़ी सारे हडल थे। जम्मू कश्मीर की सरकार अलग तरीके से काम करती थी, केंद्र सरकार अलग तरीके से काम करती थी। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में वो थोड़ा सा स्मूथनेस जो है आपको वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देगी। तो ये और फिर उसके बाद में रिकॉर्ड जो है वहाँ पे टूरिज्म तो है ही, जिसको लगातार कहा जा रहा था कि 2019 के बाद में हो सकता है वहाँ पे हालात बिगड़ेंगे तो फिर टूरिज्म भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही कोरोना हटा उसके बाद में जम्मू कश्मीर में लगातार टूरिज्म जो है वो बढ़ते हुए हमको दिखाई दिया। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद में ये कहा गया कि अब शायद टूरिज्म जो है उसका डाउनफॉल आएगा, एक तरीके से टूरिस्ट आना बंद होंगे। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया बात ये हुई कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे के पूरे कायराना जो आतंकवादी हमला है उसका विरोध करते हैं और वो टूरिस्टों का ख्याल रखेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको मेहमान नवाजी जिस तरीके से की जानी चाहिए उस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो उसके बाद में वापस से जो टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनके मन में भरोसा जगा और हम ये देख रहे हैं कि टूरिज्म वापस से वहाँ रफ्तार पकड़ रहा है। तो एक बैक टू नॉर्मलसी जो है हमको कश्मीर में आते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी हैं और उसके अलावा जो मिलिटेंसी का जो दौर है उसमें भी हमको एक गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। हालांकि ये दो घटनाएं जो हैं वो एक इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये वाटर टेस्टिंग की तरह इस पूरे के पूरे घटनाओं को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार ये इन दोनों घटनाओं के बाद में जिस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड
पूरी तरीके से एक्टिव हुई है और लगातार वहाँ पे सर्च एंड कॉर्डन चल रहे हैं और लगातार वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही कि ये हमला कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने फैसिलिटेट किया, और जिस तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रही, उसके बाद मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये मिलिटेंसी जो है इसके ऊपर भी लगाम लगने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कश्मीर का एक हिस्सा वो भी है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुनियादी मांगों को, जो मैं कह रहा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी क्यों है, आप ये समझिए जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उस पूरे कश्मीर में कहीं पे भी सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं, जो हमारे यहाँ पे एक मतलब हर 100 मीटर में आपको जो है एक दुकान मिल जाएगी जो कि एक लैब मिल जाएगी जो सीटी स्कैन आपकी कर देगी। वो पूरे के पूरे रीजन में जो है सीटी स्कैन की जो व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे आधे समय बिजली नहीं आती है, नेटवर्क की समस्या है, खाना महंगा है और वहाँ पे टूरिज्म को भी किसी तरीके से सरकार जो है वो बढ़ावा नहीं दे रही, तो एक तरीके से आइसोलेशन में उनको ढकेल रखा है। दूसरी तरफ हमारा जम्मू कश्मीर है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार अच्छा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और टूरिज्म भी बढ़ रहा है, रोजगार के जो मौके हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और एक कश्मीर जो है फिर से अमन के रास्ते पे चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, एक शांति है और आम सिविलियन जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरे आतंकवाद के चक्कर में इतने लंबे समय तक पिसता हुआ आया, उसके लिए एक उम्मीद की किरण हमको कश्मीर में दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अब 370 को हटे हुए 7 साल हो चुके हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो है धीरे धीरे सुधरती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। 370 हटाना कितना सही या गलत था, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हम ये पूरा शो किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो इसी बात के साथ लेते हैं विदा। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे अनुराग और आप देख रहे थे सुल्तान की डायरी।